अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर इनाम आपसे फिर मैं मुखातिब हूँ। 2-3 एपिसोड से मैं जो घुटनों का दर्द बड़ा कॉमन है उसके बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, और ऑस्टियोआर्थराइटिस बड़ा कॉमन है हमारे यहाँ। इसी तरह और भी दर्दें बड़ी कॉमन हैं। एक मेजर प्रॉब्लम जो हमें आए दिन वास्ता पड़ता रहता है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, गठिए का मर्ज है। ये बहुत कॉमन तो नहीं है, इसके इंसिडेंस तकरीबन 1% के पास है, यानी 100 में से 1-2 इन्वॉल्व होते हैं। इसकी बड़ी पुरानी हिस्ट्री है। ये तकरीबन 1800 ईयर्स में एक होता था, बड़ा यंग सा डॉक्टर था, 28 ईयर्स ओल्ड, जैकब लांदरे करके नाम था उसका। उसने इसको बड़ा एक्यूरेटली डिस्क्राइब किया था, गठिए को, रूमेटॉइड आर्थराइटिस को। जैसे प्रेवलेंस मैंने बताया 1% के पास है, फीमेल्स ज़्यादा होती हैं मेल्स के मुकाबले, तकरीबन 3:1 रेशो है, यानी अगर 3 फीमेल हैं तो 1 मेल भी इन्वॉल्व हो सकता है। ख्वातीन में जल्दी आ जाता है, 40 to 50 ईयर्स के परसेंटाइल में आता है, और जो मेल्स में 60 to 70 ईयर्स की एज के बीच में आमतौर पे देखा जाता है। तो ये ऑटोइम्यून डिजीज है। ऑटोइम्यून मैंने पहले भी बताया था कि वो डिजीज हैं जिसमें बॉडी की डिफेंस सेल्फ डिस्ट्रक्ट करती है अपने आप को। जैसे रोमेटिक फीवर है, रोमेटिक फीवर में वो जॉइंट्स को और जो हार्ट के वेल्व्स को खुद डिस्ट्रॉय करती है। तो ये ऑटोइम्यून रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऑटोइम्यून डिजीज है, इसका कोई क्योर तो है नहीं है। ये अपनी बॉडी की डिफेंस अपने जॉइंट्स के और भी दूसरी चीज़ों में के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती हैं, और इस तरह हमें हमारे जोड़ों को नुकसान पहुंचता है। इसका कोइंसिडेंस ऑनसेट है, यानी इसका पता नहीं है, अचानक शुरू हो जाता है। इसके अंदर सिमेट्रिकल पॉली आर्थराइटिस होता है, यानी कि दोनों तरफ हो सकता है, दोनों जोड़ों में हो जाता है। इसके मुकाबले में जैसे रोमेटिक था उसमें माइग्रेटरी पॉली आर्थराइटिस है, उसके अंदर बदल बदल के जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन इसके अंदर दूसरी तरह इसमें स्मॉलर जॉइंट्स जो है ना, वो जैसे हैंड्स के और पाँव के ज़्यादा जो है ना डिस्ट्रॉय होते हैं, और उसके अंदर जॉइंट स्पेस जोड़ों में कम हो जाता है, और उसके साथ ऑस्टियोपोरोसिस भी होता है, जो बोन नरम हो जाती हैं और बोन्स में एरोजन आ जाते हैं, यानी उसमें खुरदरापन आ जाता है, और जैसे वो झड़ने लगती हैं उसके आर्टिकुलर सर्फेसेस। और नॉर्मली लोग डायग्नोज कर लेते हैं, आर ए फैक्टर पॉजिटिव हो जाता है तो उसके एंटी CCP के हम लिख देते हैं कि ये आप करवा के दिखाएं, जिसको आर ए फैक्टर भी कहते हैं। आर ए फैक्टर भी पॉजिटिव हो जाए तो उससे डायग्नोज हो जाता है। कभी कभी आपके जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस टिपिकल लगता है, लेकिन वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस का फैक्टर जो है ना वो पॉजिटिव नहीं आता, तो हम लोग और रूमेटोलॉजिस्ट उसको लेबल कर देते हैं सीरो नेगेटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस, यानी उसके अंदर वो फैक्टर पॉजिटिव नहीं है लेकिन लगता है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। इसका जो तकरीबन इसका जो इंसिडेंस है ना इसके अंदर, वो तकरीबन कोई समझ लें 70 to 80% के करीब आर ए फैक्टर गठिए के अंदर पॉजिटिव होता है। इसके अलावा इसके एक तो जोड़ों की इन्वॉल्वमेंट है, जोड़ों के अलावा दूसरे सिस्टम भी इन्वॉल्व होते हैं। एक तरह की सिस्टेमिक डिजीज भी है जिसके अंदर आपका आईज इन्वॉल्व हो जाती हैं, आईज ड्राइनेस हो जाती है, और विजन लॉस भी इन द लॉन्ग रन हो जाता है। फिर नोड्यूल्स बन जाते हैं छोटे छोटे, यहाँ डॉर्सम यहाँ पे आपकी बॉडी पे छोटे छोटे नोड्यूल्स होते हैं, ये भी इसको सबकुटेनियस नोड्यूल्स कहते हैं, जल्द के नीचे होते हैं। फिर इसके अलावा लंग्स इन्वॉल्व हो जाती हैं, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है, उसमें चेंजेस आया जाया करती हैं। मुझे याद है कि मैंने 2 पेशेंट ऐसे देखे हैं जिनमें लंग बुरी तरह इन्वॉल्व था, और हमने उसको लेबल किया था कि रूमेटॉइड लंग है। एक तो मुझे याद है कि उसके अंदर कॉइन शेडोज थे, लंग्स में इतने ज़्यादा कॉइन शेडो थे। कॉइन शेडो आमतौर पर लेबल करते हैं जहाँ पे को लंग्स के अंदर वो कैंसर नमा चीज़ है, और गोल गोल से सिक्के की तरह के जो है ना वो आपकी 5, 6, 7 हो सकते हैं। नॉर्मली इतना एडवांस कैंसर के अंदर नहीं चलते, वो तो उससे पहले ही
बहुत सारी तब्दीलियां आ जाती हैं। लेकिन लंग्स के अंदर मैंने देखा है, एक एक्सरे था मेरे पास, मैंने बड़ी देर संभाल के रखा, पता नहीं ओवर द ईयर्स वो कहीं मिसप्लेस हो गया, आगे पीछे हो गया। तो ये रूमाटाइड लंग बड़ा कॉमन है, इंटरस्टिशियल चेंजेस उसके अंदर होती हैं। इसके अलावा वेस्कुलाइटिस, खून की नालियों के अंदर सोजिश इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और इसके अलावा ल्यूकोपीनिया है, सेल काउंट वगैरह कम हो जाया करता है। इसके अलावा जो फेफड़ों में प्लूरल एफ्यूजन, थोड़ा सा पानी इकट्ठा हो जाता है फेफड़ों की झिल्ली के अंदर। इसके अलावा पेरिकार्डाइटिस हो जाता है, जो हार्ट की झिल्ली है उसके अंदर भी इन्फ्लेमेशन से। कार्डाइटिस का मतलब यह है कि हार्ट के बाहर की झिल्ली में ये सोजिश हो गई है। फिर स्प्लीन, तिल्ली बढ़ जाया करती है। बहुत सारे सिम्टम हैं जो कि इसके साथ अकेला ये रूमेटाइड आर्थराइटिस जॉइंट तक में रहता नहीं है। इसके लिए अर्ली ट्रीटमेंट एसेंशियल है। जल्दी अग्रेसिव ट्रीटमेंट करें तो किसी हद तक आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। वंस एडवांस हो जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो नॉर्मली इसको 4 स्टेजेस में वो कहते हैं कि इसको करते हैं डिस्क्राइब। एक तो ये है कि सबसे पहले अर्ली स्टेज है, मिनिमम सिम्टम होते हैं, फिर मॉडरेट रूमेटाइड आर्थराइटिस है, उसके अलावा फिर सीवियर रूमेटाइड आर्थराइटिस है। तो उससे भी अगली स्टेज में एंड स्टेज रूमेटाइड आर्थराइटिस है, जिसमें सारा कुछ इन्वॉल्व हो जाता है। नॉर्मली इन पेशेंट के अंदर लॉन्ग रन कार्डियोवास्कुलर डेथ्स होती हैं, यानी हार्ट की वजह से, जो हार्ट की कॉम्प्लिकेशन है उसकी वजह से इन लोगों में डेथ्स होती हैं। तो ये इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। इसका ट्रीटमेंट है और उसके लिए इस ट्रीटमेंट के बड़े एस्पेक्ट हैं। एक तो यह है कि नॉर्मली आप पहले डायग्नोसिस के लिए वो क्लिनिकली पता चल जाता है, फिर उसके बाद वो आपके सीसीपी या आरए फैक्टर का पॉजिटिव होना बड़ी अलामत है। ईएसआर आमतौर पे जो लाल सेल एरिथ्रोसाइट सेगमेंटेशन रेट है, वो नीचे बैठने का रेट ईएसआर बढ़ जाता है। फिर सी रिएक्टिव प्रोटीन्स हैं जो कि ज़्यादा हो, जिससे डायग्नोज हो जाता है। तो रेयरली कभी कभी सीरो नेगेटिव भी होती हैं, जैसे मैंने बताया। तो ट्रीटमेंट इसके एक तो मेडिकल ट्रीटमेंट है, एक रिहेबिलिटेशन है, सर्जरी है। सर्जरी के अंदर वो जैसे आप साइनवेक्टमी कर देते हैं, उसके जो साइनोविया या जॉइंट स्पेस, छोटा स्पेस है, उसमें वो रिमूव कर देते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से रिपेयर होते हैं। कोई टेंडन है उसको देखा बहुत टेढ़ा, उसको रिपेयर की जा सकती है। इसके अलावा कभी कभी जॉइंट रिप्लेसमेंट है, जैसे घुटनों में टीकेआर कहते हैं, टोटल नी रिप्लेस। इस तरह जो छोटे फिंगर के जॉइंट्स हैं जहाँ पे ये जो मेजर बोन के साथ वो होता है, तो वो वहाँ पे उसको ट्रीट किया जाता है। तो ये नॉर्मली जब अग्रेसिव होता है तो पाँव में और इसके अंदर, मुझे नहीं पता कि पी डायलेक्टेशन क्यों इसकी है, कि दूसरे में ऑस्टियोआर्थराइटिस में बड़े जॉइंट हैं, रोमेटिक आर्थराइटिस में दूसरे जॉइंट हैं, रूमाटाइड में छोटे जॉइंट होते हैं। ये अल्नर डिविएशन, उंगलियां इधर को टर्न लेने लगती हैं इस तरह करके। और पाँव को भी मैंने देखा है कि इस तरफ जो छोटी, जो स्मॉल टो की तरफ मुड़ते हैं, और वो जैसे एक हम कहा करते थे पंजाबी में कि जो चेलों की कि जी पिछल पैरी है, तो ऐसा लगता है जैसे हाथ मुड़ के पीछे की तरफ जा रहे हैं, पाँव मुड़ के पीछे की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा सा ऐसे करके ऊपर बोन ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है, हाथ साइडों पे मुड़ने लगते हैं, देखते ही पता चल जाता है। अभी परसों भी एक पेशेंट मेरे पास आई थी, तो मैं जैसे ही मैंने उनको देखा तो वो टिपिकल रूमेटॉइड आर्थराइटिस था। तो खैर मुझे पता तो था ये है, तो ये चीज़ें टिपिकल हैं और उससे पता चल जाया करता है। फिर मैंने कहा था कि उसके अलावा इनको आपने दवाइयों का फिर आ जाता है। दवाइयों से पहले तो रिहेबिलिटेशन है, फिजियोथेरेपी है कि आप उसको कोई कोल्ड उसके कंप्रेसिस भी मदद करते हैं जहाँ पे रेड हॉट हो। अदरवाइज हॉट जो वो है उसकी थोड़ा वार्म देने से भी फर्क पड़ा करता है। फिर वो डिजीज मॉडिफाइंग रोमेटिक ड्रग्स हैं जो कि बड़ी एक तरह की एंटी कैंसर टाइप चीज़ें हैं जो कि डिजीज़ को मॉडिफाई करती हैं। अदरवाइज ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, क्योर कोई है नहीं है। लोग रिमिशन में चले जाते हैं, यानी कुछ देर ठीक हो जाते हैं, फिर दोबारा हो सकता है। कुछ रेयरली ऐसे भी हैं जिनको रिमिशन बहुत कम होती है। कुछ ऐसे भी देखे हैं जिनको 25-30 साल से है और वो ड्रग्स ले रहे हैं और उनमें कोई ज़्यादा
डिफॉर्मिटीज़ वगैरह नहीं बनी है। तो इसके अलावा हमको नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं जो स्टीरॉयड्स हम देते हैं। इसमें स्टीरॉयड बड़ी लो डोज में 5 से 10 मिलीग्राम यानी 1 या 2 जो टैबलेट्स हैं काफ़ी देर तक देते हैं, उससे काफ़ी हद तक सिम्टम कंट्रोल हुआ करते हैं। फिर उसके बाद सल्फासेलाजीन है, वो भी एक तरह की ये ड्रग है और उसके अंदर भी तकरीबन 0.5 जो ग्राम तक वो देते हैं उसको ट्वाइस ए डे। उससे भी कंट्रोल इनका जॉइंट पेन का और डिफॉर्मिटीज़ का बेहतर रहता है। लेकिन जो भी दवाई दे उसको मॉनिटर करना, उसको डोज के अंदर रहना और अगर कोई ब्लड टेस्ट मैंडेटरी उसको कराना ज़रूरी होता है। फिर उसके अलावा आपका लिफोरामाइड है, और लिफोरा के नाम से, लियोरा के नाम से लोग आमतौर पे मैंने देखा पेशेंट को दे रहे होते हैं जो रूमेटोलॉजिस्ट है। ये भी बड़ा हेल्पफुल है इसके अंदर, वो आपका जॉइंट को सेव करते हैं, उनके सिम्टम्स कम हो जाया करते हैं। उसके साथ कुछ मॉनिटर करना पड़ता है इनको कि वो उसके लिए तकरीबन इसकी हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। सिंगल डेली डोज में ये लिफोरा वगैरह देते हैं और जो हाफ लाइफ इसकी 2 हफ्ते तक है। हाफ लाइफ मैंने पहले भी एक बार जिक्र किया था कि कितनी देर में दवाई जिस्म से निकल जाती है। हाफ लाइफ का मतलब यह है कि उसकी आधी डोज जो है ना, अगर 1 हफ्ते की है तो 1 हफ्ते में आधी डोज निकल जाएगी, अगले हफ्ते में आधी डोज और जिस्म से निकल जाया करती है। इसके साथ आपको कुछ चीज़ों को करना पड़ता है कि इससे रैश वगैरह हो सकता है, एलोपेशिया या हेयर लॉस हो सकता है, ये चीज़ें मॉनिटर करते रहते हैं। इसके अलावा अपने एंजाइम्स द्वारा, लिवर के एंजाइम, इन चीज़ों को देखना पड़ता है कि उसको देखें। फिर HCQ है, ये कुनीन है जो एंटी मलेरिया रैश हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है। ये जो है ना, इसको 200 से 400 मिली तब देते हैं और लंबी देर तक देते हैं और ये बड़ा हेल्पफुल देखी गई है। लोग कम्बिनेशन में भी देते हैं मेथोट्रेक्सेट के साथ, जो HCQ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन देते हैं, इनका बड़ा अच्छा असर है और ये बड़ा हद तक सिम्टम कंट्रोल करती हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ें आ जाती हैं उसके अंदर, ट्यूमर नेक्रोजिंग फैक्टर हम TNF कहा करते थे, उसके खिलाफ जो है ना वो इनहिबिटर हैं जो उस चीज़ को कंट्रोल करने में मदद देते हैं। तो मेथोट्रेक्सेट मैंने पहले भी बताया था कि ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होती है। तो 7.5 मिलीग्राम से लेकर 10 मिलीग्राम पर वीक देते हैं, यानी 1 हफ्ते में 1 गोली देते हैं। ज़रूरत पड़े तो उसको इंक्रीज़ किया जा सकता है, लेकिन इसके साथ क्योंकि ब्लड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, CP को मॉनिटर करते रहें। अगर आपका देखते हैं कि जी को पैनसाइटोपिनिया यानी सेल काउंट आपका मुख्तलिफ तरह के सेल का काउंट कम हो रहा है, तो उसके अंदर एहतियात करते उसकी डोज रिड्यूस कर सकते हैं या इवन रोका भी जा सकता है। मैक्सिमम 20 से 25 मिलीग्राम तक डोज है, इससे ऊपर जाना नहीं चाहिए। लेकिन नॉर्मली मैंने देखा कि हमारे पेशेंट 7.5 पे ही एडिक्वेटली कंट्रोल होते हैं, हम उसको जारी रखते हैं। लेकिन ये चीज़ें प्रेगनेंसी में, चाइल्ड बियरिंग एज में नहीं दी जाती। अगर GFR 30 ml से कम है फिर भी देना मना है बिल्कुल। और इस किसी किस्म का हेपेटाइटिस हो उसके अंदर भी HCQ वगैरह को अवॉइड ही करना बेहतर है। फिर आजकल और दूसरे आए गए बायोलॉजिकल जो ड्रग्स हैं, कुछ आई हैं, वो भी इफ़ेक्टिव हैं, लेकिन वो अगर उनको उसके साथ मेथोट्रेक्सेट के साथ दे तो ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट देखने में मिलते हैं। तो हौसला नहीं हारना, ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको अब सरह से गायब तो नहीं कर सकता, लेकिन रिमिशन रिपोर्टेड है, यानी लोग ठीक हुए हैं और बाद में कईयों को दोबारा हो जाता है, लेकिन कम सूरत में है। जैसे ही हो इसको एडिक्वेटली और अग्रेसिवली और क्विकली ट्रीट करने से मसाइल बेहतर हो जाते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें जो हमें कॉमन आती हैं, आपने ट्रीट तो नहीं करना होता, लेकिन आपको उसकी रिकग्निशन में पता चल जाए तो आप जो है ना मदद आप ले सकते हैं। जब टेंडन वेंडन इन्वॉल्व हो जाते हैं हाथ के इसके, तो उसके अंदर फिर नर्व्स पे दबाव आ जाता है। नर्व इंट्रैपमेंट कहते हैं हम, के नर्व को दबाव आ गया, बोन के नीचे आ गई, उसके सिम्टम होते हैं। मीडियन नर्व है ये जो अंदर की तरफ मीडियन नर्व इन्वॉल्व हो जाती है, उसकी इंट्रैपमेंट होती है।
फिर कार्पल टनल सिंड्रोम है, यहाँ पे कार्पल बोन्स के ऊपर उसके अंदर टनल, जिसके अंदर से जो दूसरा हमारी जो फाइबर्स वगैरह सारे पास करते हैं वो सख्त हो जाती हैं, वो भी एंट्रैपमेंट के इसके अंदर आते हैं, और ये भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी इनका इम्कान होता है। तो ये मुख्तलिफ तरह की चीज़ें मैंने बताया था कि हैं, मैंने पहले जनरली नी का बताया था, फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस का बताया, आज मैंने रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में कुछ बताया। और भी बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, लेकिन कुछ इतना ज़्यादा डिटेल में जाने का फ़ायदा नहीं है। डायग्नोसिस आसान है और इसका ट्रीटमेंट है, और बहुत से लोगों को इम्प्रूवमेंट होती है। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह सबको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे अपने। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।